I love you. I love you. मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देखूं के प्यार करूं। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, हाय हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, आए हाय हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पर बुलाया गया है मेरे लिए। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। 60 years in the film industry, 53 years actively directing films, which perhaps is the longest to be credited to any director in the world. 22 films old and 80 years young. It's my privilege, ladies and gentlemen, to introduce to you the legendary, the one and only, Mr. Yash Chopra. First of all, Yash ji, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Yash ji, happy birthday to you. थैंक यू थैंक यू। अभी भी आप एकदम 18 साल के जवानी लग रहे हैं। यश जी, मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि मैं यहां पर क्यों हूं, मुझे जमीन पर बुलाया गया है किस लिए आज। वो इसलिए क्योंकि यश जी जो फिल्में बनाते हैं, बहुत खूबसूरत फिल्में बनाते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात है, मैं जितनी भी तारीफ करूं अभी
ये अभी ऑडियो ठीक है? बेटर? हेलो 1 2 3 इज गुड? जिनको सुनाई नहीं दे रहा खड़े होकर ऐसे हो जाए थोड़ा सा। बट जैसा मैं कह रहा था यश जी कि सब लोगों ने आपकी फिल्में देखी हैं, 50 साल से ज़्यादा वक्फा हो गया है लोगों को आपकी फिल्में देखते हुए। हम जानते हैं कि कितने अच्छे इंसान हैं, कितनी बड़ी फिल्में बनाते हैं, बढ़िया फिल्में बनाते हैं, कितने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस टेक्नीशियंस को उन्होंने चांस दिया है। लेकिन मेरा यहाँ होना इसलिए लाजमी है क्योंकि इन सब बातों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल से काम करते हुए मैंने यश जी की बातें बहुत सुनी, उनसे सीखने को जो मिला है मुझे वो इनकी बातें सुन के, एक्सपीरियंसेस सुन के, एंड दैट इज वन थिंग बिकॉज यश जी इज वेरी शाय, ही डजंट कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और टॉक्स टू पब्लिक सो ऑफन। तो हमें मालूम नहीं पड़ता है जो इनकी ज्ञानपूर्ण या जो सीख इनकी बातों से मिल सकती है। सो टुडे दिस इवनिंग इन फ्रंट ऑफ यू आई एम जस्ट गोना आस्क हिम थिंग्स, he's going to tell you things, he's going to give you the experiences, and I think everyone in this room, people of his time, people of times which are much younger and all the younger filmmakers and people even beyond this time will remember his words because there's so much to learn of goodness, humanity and of course filmmaking from those words. तो मैं शुरुआत करता हूँ एकदम शुरुआत से 1951। यस जी, आप 20-22 साल के होंगे तब, मेरी उम्र के 19 साल के। हाँ 19 साल के। समझ गया, हम बहुत यंग लोग हैं यहाँ पे, याद रखना स्टेज के ऊपर। सो यू मस्ट हैव बीन 19 और 20। बहुत लोगों को कम मालूम है कि यश जी की जो फैमिली थी वो चाह रही थी कि आप इंजीनियर बने, आप इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले थे। तो इंजीनियर बनते बनते आप फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कैसे बन गए? क्योंकि मेरे बड़े भाई फिल्मों में थे, मिस्टर बी आर चोपड़ा, मेरे फादर मिस्टर पी आर चोपड़ा हिमसेल्फ, सब लोग चाहते थे कि ये छोटा भाई है, सब मैं फर्स्ट ऑफ द फैमिली हूँ, फैमिली स्टॉप विद मी। ये इंजीनियर बने, फिल्में बहुत हो गई, एक भाई डायरेक्टर है, एक भाई कैमरामैन है, एक भाई डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मुझे उन्होंने जलंधर से बॉम्बे भेज दिया, जाओ पासपोर्ट बनाओ, इंग्लैंड जाओ और इंजीनियर बन के आओ। आ गया, पासपोर्ट बनना शुरू हो गया, और मैं समझता हूँ मैं इंजीनियर बनूंगा कैसे? मुझे तो एबीसी भी देती है इंजीनियरिंग की, मैं एक खिला दीवार में लगा सकता, आज भी नहीं लगा सकता हूँ। मैं बड़े बेदेरी से करता रहा काम, पर एक दिन मैंने सोचा नहीं यार, दिल की बात कर तो बेटर ही है। तो मैंने भाई साहब को बोला कि मैं इंजीनियर तो नहीं बनूंगा। अरे तुम आए इंजीनियर बनने, थोड़ा पासपोर्ट बन रहा है लंदन में, कॉलेज की तैयारी हो रही, क्या है कि मैं इंजीनियर नहीं बनना। तो क्या बनना चाहते हो? मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ आपकी तरह। मैं तुम्हें उसकी इल्म क्या है, कैसे बनोगे? कि डायरेक्टर बनने के लिए शायद सब्जेक्ट सीखना नहीं पड़ता, आदमी को डायरेक्टर बनना लाइफ से सीखना पड़ता है। आपने बहुत कुछ किया, आई विल बी योर असिस्टेंट। मैं बोला अगर तुम्हारी ये मर्जी है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता हूँ, पर तुम मेरे असिस्टेंट मत बनो, तुम मेरे भाई हो, तुम उससे कुछ सीखोगे नहीं। मैं महबूब साहब से बात करता हूँ, राज कपूर साहब से बात करता हूँ, दे आर फैंटास्टिक फिल्म मेकर्स, तुम उनके असिस्टेंट बन जाओ। मैं उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मैं कुछ आपका जो व्यू वर्किंग है उसमें आना चाहता हूं। कहते कैसा, तुम करो कुछ दिनों के लिए आइस जौहर साथ जाके असिस्टेंट ही करो। आइस जौहर नास्तिक बना रहे थे, फिल्मिस्तान में शूटिंग थी, मैं अगले दिन चला गया। बिकॉज मैं बी आर चोपड़ा का भाई था, वो उनके बहुत दोस्त थे, उन्हें बहुत प्यार से खाना वाना खिलाया, शूटिंग देखता रहा सारा दिन। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं क्या कब देख रहा हूं, क्योंकि शाम को मिस्टर एस मुखर्जी आए, कहते इंदर, उसका इंदर सिंह जौहर, इंदर ये शूट कब खत्म हो रहा है? कहते आज तो नहीं हो सकता, इसको कल तो होगा। कल की कुछ नहीं बात भाई, ये आज खत्म होना पड़ता। जौहर से बड़े उठा, रेडी ओके जी कर दूंगा, ट्रॉली लगाओ, बोलते ही डायलॉग जितने आते हैं बोलो, बाकी देख जाएगा। मुझे लगा शाम को बैकअप हुआ, मैंने वहां से ट्रेन ली। हमारी फैमिली के दो दोस्त थे भाई साहब के बहुत, मिस्टर मनमोहन कृष्ण एंड जीवन। मैं उनके घर गया, अब बोला यार मैं ये प्रॉब्लम है,
जिसने सेट कल खत्म कर तो वो आज कर देगा, तो मैं क्या सीखूंगा? या तुम मेरी सिफारिश करो भाई साहब से कि मुझे अपने साथ अप्रेंटिस बना दें, असिस्टेंट भी ना बनाए, वहीं काम सीखूंगा। मिस्टर भैया चोपड़ा सो मेथोडिकल, स्क्रिप्ट इज बाउंड, MA पास है, हर चीज कमाल करते हैं ऑर्गेनाइज में। अगले दिन वो आए, मैंने बात की, बात बन गई। मैं एक अप्रेंटिस बन गया। मैं भाई साहब के साथ ना कभी चीफ असिस्टेंट था, ना कभी मैं कंटिन्यूटी बॉय था। शायद कंटिन्यूटी इसलिए लिखता था कि बगैर मैं लिखता तो पढ़ता कौन, मेरा हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत था, कोई पढ़ नहीं सकता था। तो मेरा क्या काम था, एक्टर को बुला लो, एक्टर को जूता दे आओ, एक्टर को कॉस्ट्यूम दे आओ, एक्टर को ये करो। मैं खुश था, मैं शायद यहीं से शुरू करूंगा ना अपना काम। वो इस तरीके से मैं अप्रेंटिस तो बन गया, इंजीनियर से निकल आया। अब अप्रेंटिस से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल काम है। तब मैंने क्या हिम्मत नहीं आई, 2 साल तक अप्रेंटिस ही रहा। बट यू टेल मी, जब आप ने अपने माँ बाप को भी बताया होगा, कंजर्वेटिव फैमिली थी, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैंने ये भी सुना आप छुप छुप के फिल्में देखते थे। यस जी, उनको कभी मालूम था? मैं बहुत शौक था फिल्में देखने का, लेकिन घर में उनको अच्छा नहीं लगता मैं फिल्में देखूं। हालांकि BR साहब फिल्मों में थे, BR साहब फिल्मों में थे, कामयाब थे, लेकिन वो फिल्मों में डायरेक्टर बनने बने पहले वो एक फिल्म मैगजीन के एडिटर थे लाहौर में। लेकिन इतने पैसे तो थे नहीं मैं जाकर रोज पिक्चर देखूं। कभी किसको मस्का लगा कि यार कोई कॉम्प्लीमेंटेड सीट मिल जाए, कभी कुछ तलकात थे हमारे वो ऑपरेटर के साथ, प्रोजेक्शन थिएटर में पिक्चर दिख ली। लेकिन मुझे शौक बढ़ता गया जैसे जैसे पिक्चर दिखती गई। लेकिन फैमिली की मजबूरियां कि नहीं तुम ये क्या काम कर रहे हो। उस वक्त तक ये क्या हुआ कि माई फादर हैड डाइड वेरी अर्ली, देयर वाज नोबडी टू फोर्स मी टू ऑर्डर मी। भाई साहब बीइंग इन फिल्म ही अंडरस्टूड माई पैशन, इसे करने दो। लेकिन बाकी लोग खुश नहीं थे कि ये अपनी जिंदगी खराब करेगा, ये सब लग रहे हैं क्या करेगा। मैंने ठीक है जिंदगी मेरी है ना, मैं खराब करने दो। बट योर मदर वाज सपोर्टिव। मदर वाज वेरी सपोर्टिव, शी सेड डू, तो वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। So that's actually the lesson number 1 that I've learned from SG also, master class lesson number 1 कि वही करो जो दिल कहता है। तो 200 रुपए लेके और माँ की दुआओं के साथ अब मुंबई आ गए। मैं जब चला दरिंदर से 200 रुपए 2 रुपए के नए नोट नए खुले थे। ये बात तो बहुत ही क्लिशे लगती है, फिल्मों में हम हैं, पर मेरी माँ ने बोला कि ये बेटे 200 रुपए हैं तुम्हारे लिए, तुम भाई के साथ रहोगे, सब कुछ है, पर कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए। और मेरा आशीर्वाद है, मेरा दिल कहता है कि जो भी तुम करोगे ठीक ही करोगे। और मेरा भी आशीर्वाद है, तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है, तुम लेके जाओ, कुछ ही चिंता मत करो, मैं हूं। वंडरफुल। एंड यू टेल मी, यस जी, हम जब फिल्मों में अब हम काम करते हैं तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बने, आपने बताया एक्टर्स को हेल्प कर रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी अपनी एक बहुत कहानियां होती हैं जो किसी को बताते नहीं है वो। मैंने कई बार देखा है, पैकअप के बाद मैं जाके उनके साथ बैठता हूं तो उनकी बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी कहानियां होती हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस के बारे में जो अमूमन कभी बाहर नहीं आती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो आपकी कोई ऐसी कहानियां हैं? बिकॉज यू हैव बीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू मीना कुमारी जी, विजयंतीमाला जी, बहुत सारे एक्टर्स, दिलीप साहब, मोतीलाल जी। बट मुझे हीरोइंस की कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, पैम आंटी की तरह। सो वी वुड लाइक टू क्या है कि मुझे कॉलेज से पोइट्री का बहुत शौक था। पोइट्री का? पोइट्री मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखा करता था। तो आप हीरोइंस को पोइट्री लिख कर देते थे? अच्छा बुरा, लेकिन शौक था। अच्छा। जब मैं फिल्म में आया तो मीना कुमारी हमारी चांदनी चौक में काम कर रही थी, पहली फिल्म थी चांदनी चौक। चांदनी चौक फिल्म, उसको भी बहुत पोइट्री का शौक था। तो शायद 2 पोइट्री के आशिक इकट्ठे हो गए। आशिक वर्ड तुम उल्टी ढंग से मत लेना। नहीं मैं तो कभी, आप तो जानते हो मुझे। नहीं तुम आशिक को अपने को लेकर ये। तो हम एक दोस्त बन गए, पोइट्री दोस्त। पोइट्री दोस्त। तो जब चांदनी चौक सब बननी शुरू हुई, 1-2 दिन की शूटिंग हुई थी, तो मीना बड़ी चौबस बोलती है, ये मत समझो तुम बहुत बड़े हैंडसम दिल्ली से आए हो। उस वक्त मैं भी नया पंजाबी नौजवान 20 साल का लड़का मुंबई में आया, और उस वक्त मेरे बाल थे।
ये सौगात जर्नल से लिख दिया हूँ, ये सौगात मुझे फिल्म में ऐसे मिली है। हैंड समझ देता उन्होंने कि चौबा साहब यश को हीरो क्यों नहीं बनाते थे। उन्होंने बोले तो क्या मजाक कर रही है, तुम हंस रहे हो। नहीं, मैं हंस रहा शायद मैं बनता हीरो, शायद कुछ हो ही जाता, पर मैं इतना फास्ट बोलता हूँ कि पिक्चर बहुत छोटी बनती है। वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये मुझे एज असिस्टेंट शी बिकेम वेरी क्लोज टू मी, वेरी गुड फ्रेंड्स। ये वक्त में चांदनी चौक भी वर्ड एक ही रास्ता। जब मैं साधना बना रहा था तो मैं विजयंती महाराज जी को, मैं जू रहता था, वो रहती थी मैरिन ड्राइव पे। रोज रात को खाने के बाद गाड़ी लेके उसके घर डायलॉग सिखाने जाया करता था। ये अच्छा है, आपके बहाने पोएट्री डायलॉग्स, पोएट्री डायलॉग। और फिर उस वक्त एक इंप्रेशनल एज, एक असिस्टेंट डायरेक्टर, कुछ नहीं, उसका विजयंती माला, देव विजयंती माला, द ग्रेट स्टार। मुझे वो बहुत अच्छा लगता, रोज डायलॉग सुनाओ, सुबह आओ, फिर तैयार होकर शूटिंग में चले जाओ। और वहां पर क्या बात थी कि उनकी जो नानी थी, जब मैं जाता हूँ मुझे बहुत खातिर रोजा करती थी। विजयंती माला जी की नानी? नानी, विजयंती माला नहीं, नानी। तो मुझे खाने का शौक बचपन से था। यार ये एडिड अट्रैक्शन हो गई है, डायलॉग भी सिखा दो, काम भी खत्म हो गया, खाना पीना भी मिल रहा है, ओवर साउथ इंडियन। लेकिन सबसे एक अभी असिस्टेंट बना भी नहीं था, बना भी था। हम एक पिक्चर बनाते भाई साहब, उसका नाम था साहिल। उसमें नरगिस हीरोइन थी और मोती भैया, यू नो द ग्रेट मोती भैया, उनको साइन कर रहे थे नेगेटिव रोल के लिए एज हस्बैंड ऑफ नरगिस। मैं भाई साहब लाइक कंपल्सरी ब्रांड चल पड़ता हूँ, जहाँ भी जाए मैं जा रहा हूँ, ऑफिस बैठा हूँ, गाड़ी के पीछे बैठा हूँ, मीटिंग हो रही है, बैठा हूँ। तो मोती भैया से देखते रहे कि किसको हीरो ले रहे यार, क्यों सोच रहे हैं। मोतीलाल जी ने कहा कि आपको हीरो लो। मोती भैया ने भाई साहब से पूछा, हाँ ले रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं हीरो का रोल तो बहुत छोटा सा है। नहीं तो आपका रोल नरगिस का रोल है। कहते क्यों ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे साथ एक यंग हैंडसम आदमी बैठा हुआ है, इसको ले लो। तो मैंने उनके भाई साहब ने पूछा, तुमने सब कुछ जाके बोलते हो, तुम हीरो काम कर रहे हो, क्या करने आए हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो बनूंगा डायरेक्टर। मेरी अर्जुन की आंख की तरह है, मैं मछली नहीं देख रहा हूं, अर्जुन की आंख मछली की आंख पे है। बनू ना बनू वो अलग बात है, पर बनने तो मैं डायरेक्टर हूं। रास्ते में मैं कहीं रास्ता भूल नहीं जाऊंगा, मैं कहीं हीरो के चक्कर में नहीं आऊंगा। हाँ, मतलब जो आदमी मीना कुमारी जी को ही मना कर दे तो बट दैट्स मास्टर क्लास लेसन नंबर 2 कि सिर्फ मछली मत देखिए, मछली की आंख देखिए, कंटिन्यू विद व्हाट यू वांट टू डू। और मैं ये बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जितने भी यंग लोग हैं वो यश जी की बातें सुन के खुश भी होंगे एंड दे वेरी चार्मिंग एंड स्वीट, बट यू नीड टू कीप अंडरस्टैंडिंग द पॉइंटर्स दैट ही इज गिविंग टू यू फॉर द सक्सेसफुल एंड वंडरफुल लाइफ दैट ही इज लेड। एंड वी कम डाउन, आपको पहली फिल्म का जो मौका मिला एज अ डायरेक्टर, नाउ आपने असिस्टेंट का काम कर लिया, आपने इंजीनियर ना बनने की ठान ली, और तब आपके बाल भी थे एंड यू बिकेम अ डायरेक्टर। सो हाउ डिड दैट हैपन, जो पहली फिल्म आपको मिली? क्योंकि आप यंग ही हो गए, आपको ऐसा चांस कैसे मिल गया? सिर्फ भाई साहब की वजह से मिला, आपका टैलेंट था, मेहनत थी, या देयर वाज सम अदर रीजन फॉर इट? हमें बीआर फिल्म्स की एज ए बिफोर बीआर फिल्म्स आई हैड वर्कड आउटसाइड बीआर फिल्म, चांदनी चौक इन शोले, पिक्चर पुरानी शोले विद बीना रॉय एंड अशोक कुमार। जब एक ही रास्ता नया दौर साधना हिट हो गई तो भाई साहब ने सोचा कि यार एक पिक्चर असिस्टेंट को दें। उनका चीफ असिस्टेंट था मिस्टर उम्मी बेदी, मुझे नाम याद है, और मैं सेकंड असिस्टेंट था। प्रोफेशनली ईमानदारी से उसको मिलना चाहिए चांस, पर वो चाहते थे एक पत्थर से 2 शिकार मार दूं। मेरे साथ इमोशनल था, छोटा भाई हूं भाई, इसका कैरियर भी देखना मुझे। उन्होंने कहा पिक्चर बनाते हैं, तुम दोनों डायरेक्ट करो, को डायरेक्ट द फिल्म, को डायरेक्ट। उसमें नानू मूवी भी दी, यश चोपड़ा जाएगा। बहुत मिक्स फीलिंग थी मेरी, खुश हूं कि सैड हूं, पर मैंने यार चांस तो मिल रहा है यार, देखे करते हैं कुछ। अभी अप्रोच पंडित मुखरम शर्मा और स्टोरी धूल का फूल। इंसिडेंटली धूल का फूल जो टाइटल है वो मुझे कवि प्रदीप ने दिया था। मैंने उनको बोला कि हम एक पिक्चर बना रहे हैं इलेजिटमेट चिल्ड्रन पे।
उसने कहा नाम बता। उसी वक्त पोएट प्रदीप दादा पाल के अवार्ड विनर, बहुत ग्रेट पोएट थे, उन्होंने दिया था। तो पिक्चर तैयारियां शुरू हो गई और मैं बड़ी ऊपर वाले बोलता था, यार भगवान तुमने दिया भी तो सब कुछ कैसे दिया। मुझे बिलीफ आज तक ऊपर वाले मुझे कोई लेट डाउन नहीं करता, कुछ मान नहीं लेता, मैं बातें करता रहता उससे। तो बीच में ओमी बेदी को एक चांस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिल गया। उसने आके बोला जी मुझे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिल रहा है, आई डोंट टू शेयर क्रेडिट विद एनीबॉडी, मैं जाऊं तो पिक्चर नाम कुछ सच्चे मोती शायद, मैं समझाओ और मेरा रास्ता साफ हो गया। आई वाज हैप्पी कि बगैर मेरे किए, बगैर कुछ किए, आई बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और डायरेक्टर तो आदमी बन जाता है, उसके बाद लगा कुछ जो कष्ट आते हैं, कठिन दिए, उस वक्त पता लगा उसकी कठिनाइयों की। थोड़ा सा जो हीरो था उस वक्त के हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव था, धूल का पुल का जो कैरेक्टर था, जो कैरेक्टर था। एक लड़की शेष करके प्रेग्नेंट होती है, छोड़ देता है। हमारे दिमाग में है कि हम राजकुमार को ले लेते हैं। राजकुमार से बात हुई, राजकुमार एक दिन स्टूडियो में आया एंड भाई साहब से बोला कि भाई साहब, मेरा सेट लग रहा था, सेट लगना शुरू हो गया था कि यार भाई साहब मैं सोचता हूं आप सेट पर रहेंगे। डायरेक्टर नया, कैमरामैन मेरा भाई, बड़ा भाई धन चोपड़ा, मैं इन दोनों की बातें सुनूंगा तो पता नहीं क्या होगा। हमको पता नहीं क्या बात हो रही है अंदर के ऑफिस में। हम नए नए डायरेक्टर जिनको ऑफिस में जाना इजाजत नहीं है, बाहर खड़े हैं लॉन में। शाम को जब बड़ी भाई साहब घर में बैठे थे, बोले यार देखो आज राजकुमार साहब बोल रहा था, तो आपको क्या लगता है? मैं क्या ऐसा करिए, ये पिक्चर आप डायरेक्ट कर लीजिए। वो मानता नहीं है, कहाँ गया। लेकिन मैं गट्स मिस्टर बी आर चोपड़ा के, उन्हें शाम को ही, हमारे शास्त्री थे प्रोडक्शन इंचार्ज, कहते जाके राजकुमार को बोल दो वो पिक्चर में काम नहीं कर रहा। मैं उससे समझा कि भाई क्या होता है, ये गट्स क्या होते हैं एज ए फिल्म मेकर। और कौन काम करेगा? वी कॉल राजेंद्र कुमार। वो कहते मुझे मनमोहन कृष्ण का रोल दे दो, वो बेस्ट रोल। तो कट दी स्टोरी शॉर्ट, भाई साहब हैड टू बार्गेन विद हिम टू गिव द रोल ऑफ कानून टू हिम so that he should do the Dhul Ka Phul picture. And that's way Rajendra Kumar came in the film and I became the director. And there's one wonderful thing you talked about, the essence of the film, Dhul Ka Phul. तो वो लोगों को जरूर बताइएगा about illegitimate children. This is, children are not illegitimate, parents are illegitimate. Yeah, this is a very big thought. The whole idea of the film was the children are never illegitimate, the parents are illegitimate. And YesG has always made films which have been of very bold topics, very different, not only for those times, even today, some of those films people would feel wary of making.